हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एवर बेस्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समरूपता और सर्वांग समता का नियम पढ़ेंगे, जो हम लोगों को क्लास 10th में एक्सरसाइज 6 चैप्टर का त्रिभुज चैप्टर में हम लोगों को जो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्वांगसम का मतलब होता है कि ऐसा दो आकृति, ऐसा दो त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल पूरी तरह से बराबर हो, वो सर्वांगसम कहलाएंगे। और कोई ऐसी दो आकृति जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, उसको हम लोग समरूप बोलेंगे। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है गोला, और इसी के जैसा हम एक और सर्किल बना दे रहे हैं, तो ये समरूप कहलाएंगे, क्योंकि जितने भी सर्किल होते हैं वो सभी समरूप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा समरूप होगा, क्योंकि सभी वृत्त समरूप होते हैं। देखिए, समरूप का मतलब ये होता है कि बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग अपने इमेज को देखते हैं। तो अगर कोई छोटा सा इमेज है, अगर इसी इमेज को अगर हम लोग जूम करते हैं तो ये बड़ा सा हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी समरूप होगा। क्योंकि समझ लीजिए कि अगर एक पिक्चर को उठा के अगर इसमें हम लोग रखते हैं और इसको जूम करते हैं तो पूरी तरह से इसको ढक लेगा। तो यही हमारा समरूप है कि बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला। यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं, चारों कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग का समरूप है। यानी कि जैसे ये वृत्त इस वृत्त के समरूप है। अब देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समरूप के बारे में समझ गए होंगे। बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला, यानी कि छोटा या बड़ा। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। समझ लीजिए कि मेरी कोई इमेज है, फोटो है, और मेरे ही जैसा एक और दूसरा इमेज है, जिसमें बिल्कुल एक जैसे, यानी कि फोटो तो मेरा है तो एक ही जैसे दिखेंगे। तो यही हमारा समरूप है। अब देखिए, हम लोग सर्वांग समता के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर सर्वांग समता में क्या फर्क है और समरूप में क्या फर्क है। देखिए, सर्वांग समता जो है बिल्कुल एक जैसा हो, और उसका क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी बिल्कुल ये भी एक समान हो। अब जैसे सर्वांग समता में क्या है, हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का है, ABC लिख दिए इसका एंगल। एक और अन्य त्रिभुज है PQR, यहाँ पे भी 4-4 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा सर्वांगसम कहलाएगा, क्योंकि इसका जितना क्षेत्रफल होगा, इसका भी उतना ही क्षेत्रफल होगा। और हम लोग तो जानते हैं कि अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं त्रिभुज में 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये सभी एंगल 60 डिग्री के ही बनेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्वांगसम हुआ। अब जैसे कि मान लीजिए सर्वांगसम में एक हम लोग आयत को लेते हैं। अगर ये आयत में हम लोग जानते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक बराबर होता है। जैसे यहाँ पे ABCD ले लिए। एक और आयत बिल्कुल हम लोग इसी के आकृति का लेते हैं। दूसरा कोई आयत है PQRS। इसमें भी हम लोग जानते हैं ना कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 4 ही होना चाहिए आमने सामने। ये अगर 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो समरूप का मतलब, सर्वांगसम का मतलब हो गया कि जो पूरी तरह से एक बराबर हो, इसे हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम लोग दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी पढ़ेंगे या त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी पढ़ेंगे, हम लोग अपने त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे और किस प्रकार से अपने त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइड 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 को।
यानी कि साइड 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 का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा। यानी कि यदि दो त्रिभुज हो, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है यहाँ पे ABC, एक त्रिभुज है PQR। अब इसको हम लोग सर्वांगसम कब कहेंगे? यदि इसमें से एक भुजा के बराबर हो, दूसरा भुजा के बराबर हो, और तीसरा भुजा के बराबर हो, तो हम लोग इसको साइड 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 सर्वांगसमता नियम से इसको हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे। जैसे मानिए कि AB हमारा बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और AC बराबर है PR के, तो इसको हम लोग कहेंगे साइड 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 सर्वांगसमता नियम से ये जो होगा हमारा त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम होगा। अब जैसे देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो ये त्रिभुज है यही साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए। ये साइड इस साइड के भी बराबर हो सकता है, ये नीचे वाला साइड इस साइड के भी बराबर हो सकता है, ये साइड इस साइड के भी बराबर हो सकता है। यानी कि कोई भी तीनों साइड में किसी भी दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो तो वो हमारा सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है यहाँ पे PQR, एक और त्रिभुज है यहाँ पे DEF। इसमें यदि मान लीजिए हमारा ये जो भुजा है, मान लीजिए सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है, इसमें ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये है हमारा PQ भी इसका लेंथ हो, ये इसके बराबर हो, और ये जो है PR ये DE के बराबर हो, तो भी हम लोग इसको सर्वांगसम बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो है PQ जो है ये हमारा PQ ये बराबर है हम लोगों का DF का, और यहाँ पे PR जो है हमारा ये बराबर है DE का, और Q जो है हमारा ये बराबर है DF का। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि साइड 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 सर्वांगसमता नियम से हमारा त्रिभुज जो है PQR DEF के सर्वांगसम है। तो ये हुआ हमारा साइड 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 का रूल, जिसमें तीनों साइड किसी अन्य त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो। तो चलिए इसका अगला हम लोग नियम देखते हैं, जो है साइड एंगल साइड। यानी कि साइड एंगल साइड का मतलब क्या है? किसी दो साइड के बीच में एक एंगल आएगा जिसकी माप किसी अन्य त्रिभुज की दोनों साइड के बीच में आने वाले एंगल के बराबर होगा, तो हम लोग कहेंगे साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं। जैसे PQR एक त्रिभुज है, एक अन्य त्रिभुज है XYZ। तो देखिए यहां पे जब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि PQ बराबर है XY के, PR बराबर है XZ के, और इसके दोनों जो ये साइड हैं इसके बीच का जो एंगल है ये बराबर होना चाहिए इस एंगल के। तब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, कि साइड एंगल साइड से ये समरूप है, यानी कि सर्वांगसम होगा। समरूप और सर्वांगसम दोनों का नियम सेम ही होता है, बल्कि सर्वांगसम को बनाएंगे तो ये बराबर होनी चाहिए। समरूप में बड़ा छोटा तो हो सकता है, लेकिन एक को बड़ा करने पर दूसरे जैसा, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल जैसा दिखने वाला को हम लोग समरूप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड में क्या है, एक साइड बीच में एंगल, फिर इधर साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लोग साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कब बोलेंगे, जब दो त्रिभुजों के बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो भुजाओं के कोण के बराबर हो, तो ये हमारा सर्वांगसम कहलाएगा। यानी कि याद रखना है कि कोण हमेशा बीच में ही आना चाहिए, अगर कोण बीच में नहीं आता है तो ये सर्वांगसम नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग और त्रिभुज लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है हमारा PQR,
तो यहाँ पे जब हम लोग इस त्रिभुज को देखते हैं तो मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर ये कोण इस कोण के बराबर मिलेगा तभी हम लोग इसको कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम है। अन्यथा मान लीजिए कि इसमें ये साइड के बीच में कोण है, अगर मान लीजिए ये 50 है, अगर इसमें यहाँ पे 50 मिलता है तो ये हमारा सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है दोनों साइड के बीच में कोण नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है, कहीं पे भी बने, अगर यहाँ पे बनता है दो साइड के बीच तो यहाँ 50 होना चाहिए। तो इस प्रकार से साइड एंगल साइड को हम लोग समरूप या सर्वांगसम करेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं एक और होता है एंगल एंगल एंगल। ये एंगल 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 जो होता है इसमें हम लोग यदि दो एंगल को दर्शा देंगे, दो एंगल को बराबर दिखा देंगे किसी भी त्रिभुज में, तो तीसरा एंगल जो होगा वो ऑटोमेटिक से बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये हमारा अगर दो कोण जो है अगर हम लोग बराबर दिखाते हैं, किसी अन्य त्रिभुज का भी दो कोण इस दोनों कोण के योग के बराबर है, तो जो तीसरा जो कोण हम लोग निकालेंगे तो 180 से ही तो माइनस करेंगे, तो दोनों में तो बराबर ही आने वाला है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग दो एंगल को दिखा देते हैं तो ये हमारा एंगल एंगल से सर्वांगसम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ABC है, एक अन्य त्रिभुज लेते हैं PQR। अब इसमें समझ लीजिए कि ये एंगल जो है A इसमें Q के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो एंगल है हमारा R इसमें B के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे A एंगल हमारा बराबर है Q का, B एंगल बराबर है R का। तो कोई एंगल कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को देखना है कि एंगल यहाँ पे बराबर है या नहीं है। अगर एंगल बराबर है तो एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ये 60 का है, ये 50 का है, ये 60 का है, ये 50 का है। तो अगर 180 में से हम लोग माइनस करते हैं इसके लिए तो 60 और 50, जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया। तो 6 5 11 यानी कि 110, 180 में से 110 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 70 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे भी तो जब हम लोग निकालेंगे तो 70 डिग्री ही बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग दो कोण को अगर एक बराबर दिखा देते हैं तो इसको हम लोग लिख देंगे एंगल एंगल सर्वांगसमता की कसौटी से ये जो होगा हमारा सर्वांगसम होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग सिर्फ दो ही एंगल को दिखाएंगे, तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके आगे एक और हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। यानी कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें अगर एक एंगल अगर मिल जाए 90 डिग्री और दूसरा उसका जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, वो बराबर मिल जाए और कोई एक साइड बराबर मिल जाए तो उसको भी हम लोग RHS से उसको सर्वांगसम बोल सकते हैं। जैसे देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पे ABC, एक अन्य त्रिभुज है मान लीजिए यहाँ पे PQR। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और इसके सामने की जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो, और मान लीजिए ये जो साइड है BC QR के बराबर हो, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं RHS, यानी कि ये राइट हैंड साइड से हमारा सर्वांगसम होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और यदि किसी प्रकार के इसमें कोई आप लोगों की परेशानी समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, शीघ्र ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा।